हेलो हाय नमस्ते सभी को जय हिंद वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे एकदम, अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज अपना लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, एमसीक्यू, और काफ़ी अपने कर भी लिए और बाकी वीडियो पड़े हैं, लिस्ट के अंदर देख लेना। तो शिक्षा वह सरणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वह सरणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, इसलिए इस शिक्षा रूपी दूध को पीना जरूरी है। ठीक है, जंग जारी रखिए, जीतेंगे एक दिन। चलो भाई, पहला प्रश्न अपने आ जाता है, नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है? जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन जिसे वृकाणु भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? वृकाणु। और ये नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की, किसकी? उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कौन? नेफ्रॉन। ठीक है, तो का मुख्य कार्य क्या है? पाचन करना? ना जी ना, ये गलत बात है। गैसों का विनिमय करना? नहीं, तो एकदम झूठी है बात। तो ठीक है, रक्त का निस्यंदन, हाँ इस पर विचार करेंगे बिल्कुल एकदम 100%, है ना। तो ये क्या करता है? रक्त का निस्यंदन करता है, रक्त को छानने का काम करता है। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर रक्त के अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट रहेंगे, जहरीले पदार्थ रहेंगे, उनको निस्यंदन करेगा कौन करेगा? यही वर्काणु, नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 42वां प्रश्न, पौधों में अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में बाहर निकाले जाते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर आपको पता है अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाते हैं बाहर। क्या ऑक्सीजन के रूप में निकाले जाते हैं, रेजिन और गोंद के रूप में, लैक्टिक अम्ल के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में? तो मुख्य रूप से आपको बताना है किस रूप में निकाले जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, और वो निकाले जाते हैं रेजिन और गोंद के रूप में। ठीक है, तो मुख्य रूप से यही है। चलो अगला प्रश्न रणवीर हुड्डा बताएगा, मनुष्यों में पसीना आना किसका उदाहरण है? श्वसन का, उत्सर्जन का, पाचन का, वाष्प उत्सर्जन का? हाँ रणवीर हुड्डा बता दे जल्दी भाई इसका आंसर। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, पसीने वाली ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे क्या निकलता है? पसीना निकलता है। और उस पसीने के अंदर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। कभी जब पसीना सूख जाए तो त्वचा को चेक करके देखना, थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा नमकीन टाइप, यानी उसके अंदर सोडियम क्लोराइड है, यानी। ठीक है, तो पसीना एक उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 44वां प्रश्न, कौन सा अंग जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? जल का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अंग होता है? क्या यकृत होता है, क्या किडनी होता है, क्या फेफड़ा होता है, या हृदय होता है? जल का संतुलन बनाए रखने के लिए आपको पता है जल का अवशोषण नेफ्रॉन के द्वारा, नेफ्रॉन यानी जो किडनी के अंदर पाई जाती है, जो किडनी के अंदर पाई जाती है, और उसे क्या कहते हैं? या तो वर्काणु कह देंगे या नेफ्रॉन कह देंगे। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन, यकृत हो गया क्या? ना जी ना। क्या फेफड़े होंगे क्या? हाँ गलत बात है। हृदय? ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यही जल का संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि इनके अंदर जो भी नेफ्रॉन संरचनाएं पाई जाती है उनके द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, वो जल की मात्रा को कम करता है मूत्र में से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्यों में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, ऐसा कौन सा भाग है, कौन सा नाम है जो उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं होता है? ये उत्सर्जन तंत्र देख रहे हो आप, ये किडनियां है हमारे, ये क्या है? किडनियां है। एक किडनी आपको पता है, जो बाएं किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है और दाएं किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। ठीक है, ये है कौन सा? बायां वर्क। कौन सा है? बायां वर्क। ये है दायां वर्कक, दायां वर्क।
ठीक है। और ये आपको पता है ये क्या है, महाशिरा। ये क्या है, महाशिरा है, महाशिरा। जो नीली नीली दिखाई दे रही है और जो लाल की है उसे कहते हैं महाधमनी कहते हैं। और यहाँ पर ये दो मूत्र नलिकाएं निकल रही है एक जोड़ी, और किसके अंदर खुलती है, मूत्राशय के अंदर खुलती है। ये उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन या वर्काणु पाए जाते हैं। तो देखो कौन सा अंग नहीं है, मूत्राशय है, बिल्कुल इसका ही भाग है। कुपिका है, ये श्वसन तंत्र का भाग है। किसका भाग होता है, श्वसन तंत्र का भाग होता है, जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, मूत्र नलिका है, किडनी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, नेफ्रॉन का कौन सा भाग है निस्यंदन करता है, बताओ। देखो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न है। नेफ्रॉन का कौन सा भाग निस्यंदन करता है, तो नेफ्रॉन होता है उसका कौन सा भाग निस्यंदन का काम करता है। आपको पता है जो नेफ्रॉन संरचना होती है, नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन जो इसका सबसे आगे वाला भाग होता है, प्यालेनुमा संरचना, जिसे क्या कहते हैं भाई, बताओ, जिसे क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट कहते हैं लाला, बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहा जाता है। ठीक है, बोमेन संपुट कहते हैं, इसे कहते हैं बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। ठीक है, तो इसे कहते हैं बोमेन संपुट। और इसके अंदर ये जो आने वाली नलिका है जहां से रक्त आता है, इसे कहते हैं अभिवाही धमनी। कौन सी, अभिवाही धमनी। और इसे कहते हैं जो प्यालेनुमा संरचना होती है, इसे कहते हैं बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। ठीक है, और ये जहां से रक्त पुणे वापस जाता है इसे कहते हैं अपवाही धमनी, अपवाही धमनी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर केशिकाओं का जाल पाया जाता है, छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं भाई, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस गुच्छ कहते हैं। इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस गुच्छ, ग्लोमेरुलस गुच्छ। ठीक है, ग्लोमेरुलस गुच्छ, इसे कहते हैं समीपस्थ, समीपस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका कहते हैं। और ये होता है हेनले का लूप, ये होता है हेनले लूप, हेनले लूप होता है। और इसे कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसे कहते हैं संग्राहक नलिका। कौन सी नलिका, संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये भाग है। तो यहाँ पर ये निस्यंदन होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, देख लीजिए। तो ग्लोमेरुलस गुच्छ के अंदर क्या होता है, रक्त का निस्यंदन होता है, ग्लोमेरुलस गुच्छ के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अपने, नेफ्रॉन के किस भाग में अधिकतम पुण्य अवशोषण होता है। नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा भाग है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, पुण्य अवशोषण होता है। क्या ग्लोमेरुलस गुच्छ के अंदर होता है, ना जी ना। समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर होता है, या हेनले लूप के अंदर होता है, या दूरस्थ कुंडलित नलिका होता है। जो सर्वाधिक पुण्य अवशोषण की क्रिया होती है वो ज्यादातर समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर होती है, जहां पर ग्लूकोज, जो भी खनिज लवण विटामिन, इनका जल मात्रा में अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, ज्यादातर कहां पे होगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर। चलिए अगला, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या है, पत्तियों के अंदर एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है। का मुख्य कार्य है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। क्या कार्य है, मुख्य कार्य, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हाँ, पौधों में कौन सा उत्तक है भोजन का संग्रहण करता है, भंडारण करता है? पौधों के अंदर स्थायी उत्तक होता है, परमानेंट उत्तक होता है, वो भोजन का संग्रहण करता है। इसके अंदर ही पूछे तो पेरेन काइमा जो उत्तक होते हैं वो भोजन का संग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न अपने हैं, कौन सी रक्त वाहिका हृदय से रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है? हृदय से रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है जो हृदय है। हृदय से ये देखो हृदय है, ये हृदय से ये जो नलिका जा रही है इसे पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, यानी फुफ्फुसीय क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और ये है फुफ्फुसीय शिरा जो रक्त को कहाँ से लेकर आ रही है? फुफ्फुस से हृदय में लाती है। कहाँ से? फुफ्फुस से हृदय में। और ये है महाधमनी और ये है महाशिरा। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला फुफ्फुसीय धमनी, ऑप्शन नंबर बी। चलो, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जो फेफड़े हैं हमारे लंग्स के अंदर गैसों का आदान प्रदान ये है कुपिका। क्या है भाई? कुपिका। आपको पता है श्वसनिकाएं आगे चलकर गोल गुब्बारे नुमा संरचना के अंदर खुलती है, जिसे क्या कहते हैं? कुपिका। कुपिका को फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आती है कुपिका के अंदर, इसको छोड़ दिया जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन का वहन कर लिया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है। हीमोग्लोबिन को आपको पता है श्वसन वर्णक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा एल्वेयोली यानी कुपिका। चलो, अपोन या डायलिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो अपोन होता है हमारे रक्त के अंदर जो भी अशुद्धियां रहती है, नाइट्रोजन अपशिष्ट रहता है, जहरीले पदार्थ रहते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए सहायक होता है। ठीक है, और ये अपोन कब काम में लिया जाता है? जब हमारी किडनियां फेल हो जाती है, किडनियां काम करना बंद कर देती है, तब ये डायलिसिस प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो रक्त के नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की एक प्रक्रिया है। चलो, डायलिसिस के दौरान कौन सा पदार्थ रक्त से हटाया जाता है? देखो, इस चच्चे का, ये चच्चा जान है ना, इनका डायलिसिस किया जा रहा है। चच्चा किडनी खराब हो गई क्या? कुछ उल्टे सीधे काम किए होंगे। चलो, तो यहाँ चच्चा का हो रहा है डायलिसिस, कृत्रिम अपोन हो रहा है, जो इनके रक्त है, रक्त से जहरीले पदार्थों को हटाया जा रहा है। तो यूरिया और क्रिएटिनिन पदार्थ को हटाना, इन पदार्थों को, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, इनको हटाया जाता है। चलो, रक्तचाप क्या है? रक्तचाप कह सकते हो आप, रक्तदाब कह सकते हो। रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? रक्तचाप। तो रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं पर डाला गया दबाव को क्या कहते हैं? रक्तचाप। ठीक, अगला प्रश्न, सामान्य रक्तचाप, जो सामान्य रक्तदाब होता है वो 120/80 mmOhg है। ये एक दाब मापने की एक इकाई होती है। जो संकुचन दाब होता है, संकुचन दाब, वो 120 mmOhg होता है, mmOhg। और जो अनुशीतलन दाब होता है, कौन सा दाब? अनुशीतलन दाब होता है, वो 80 mmOhg होता है। यदि इस दाब से यदि रक्तदाब ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं बीपी हाई, ब्लड प्रेशर हाई होना, रक्तचाप का उच्च होना। ठीक है, और इस कारण आपको पता है धमनियां फट भी सकती है, रक्तवाहिका फट भी सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब है वो किसके द्वारा मापा जाता है? देखिए, एक तो ये होता है, ये ऐसे करते हैं, यहाँ लगा के ऐसे हवा भरते हैं उसके अंदर। और ये कान वाला ईयरफोन टाइप होता है ना, वो डॉक्टर को पता है सब कुछ, ये देख लेना।
इसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये क्या है भाई? स्फिग्मोमैनोमीटर है। क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर है। और ये क्या है? स्टेथोस्कोप। ये क्या है? स्टेथोस्कोप। ये मापता है हृदय की धड़कन को। ये किसको मापता है? किसको मापता है? रक्त दाब को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है लाला। चलो, ओहो, क्वेश्चन तो पूरे हो गए। ओके चुलबुल पांडे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पढ़ जाते हैं पढ़े, नींद आ रही है।